नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे कहां है बाबा नारायण हरि। हर तरफ बिखरी लाशें, जगह जगह तड़पते लोग, सत्संग स्थल से लेकर पूरे रास्ते तक और यहां तक अस्पताल तक में तवे की तरह तपती धरती पर छटपटाती इंसानियत। हाथरस जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। एक साथ इतने लोगों की मौत की खबर जब जिला प्रशासन से होती हुई राज्य सरकार तक पहुंची तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन में आना पड़ा। हादसे के बाद पूरे इलाके से लेकर हाथरस के अस्पताल तक मंजर दिल को कचोटने वाला था। जगह जगह लोगों की लाशें पड़ी थी। जो बच गए थे वो अपनों की तलाश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर सत्संग कराने वाले बाबा नारायण हरि साकार कहां है? ये सवाल आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हादसे के बाद से बाबा लापता है, बाबा के सेवादार लापता है। सवाल है आखिर इन्हें कौन बचा रहा है? आखिर आयोजन में लापरवाही की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर कब तय होगी? क्या लापरवाही के जिम्मेदार जिले के डीएम, एसडीएम और जिले के कप्तान नहीं हैं? अगर है तो फिर एक्शन में देरी क्यों? इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 380 किलोमीटर दूर हाथरस के गांव में भोले बाबा का सत्संग था और पहले से ही इस सत्संग के पोस्टर छप चुके थे और सत्संग के लिए गांव के ही एक खुले खेत को चुना गया था। मंगलवार सुबह से ही हाथरस के आसपास भारी गर्मी और बेहद तेज उमस थी और इस उमस भरे माहौल में सत्संग की जगह पर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से करीब 1.25 लाख भक्त सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही बाबा नारायण साकार वहां से निकला, वहां मौजूद भक्तों की भीड़ वहां से निकलने के लिए या यूं कहें कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी। और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। मंगलवार को भोले बाबा का सत्संग ठीक ठाक निपट चुका था। सत्संग निपटाने के बाद अब बाबा का काफिला वापस लौट रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, रास्ता एक, लिहाजा बाबा के काफिले को निकालने के लिए श्रद्धालुओं के रैली को रोक दिया गया और इत्तेफाक से तब तक बहुत से श्रद्धालु तेज गर्मी और उमस के चलते बेहोश हो चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालना चाहते थे, लेकिन बाबा के काफिले की वजह से उनका रास्ता रुका हुआ था और बस यहीं से भगदड़ की शुरुआत हुई। एक ऐसी भगदड़ जिसमें एक बार जो गिरा फिर वो उठ नहीं पाया और हमेशा के लिए सो गया। गिरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। देखते ही देखते हजारों पांव तले 100 से ज्यादा जिंदगियां कुचल गईं। अब रास्ते पर हर तरफ बस लाशें पड़ी थी। तबाही, मौत, चित्कार और कंदरन की तस्वीरें यूपी के हाथरस से सामने आई। हाथरस के सिकंदराव इलाके में एक सत्संग में भगदड़ के भूत ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में लाशें ही लाशें बिछ गईं। अब इसे शासन की और प्रशासन की लापरवाही कहें, सत्संग के आयोजकों की नासमझी या फिर कुछ और। सिर्फ एक काफिले से आगे निकलने के चक्कर में लोगों के बीच ऐसी अफरा तफरी मची कि देखते ही देखते इस अफरा तफरी ने भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर ली। ये सत्संग एक बाबा का था, नाम है नारायण हरि साकार। और अब इन बाबा के अनुयायियों का रेला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस एक अकेले सत्संग में करीब 1.25 लाख लोग पहुंचे थे और इतनी भीड़ के बीच इस भीषण उमस भरी गर्मी में बदइंतजामी के आलम में कई लोगों की हालत पहले ही बेहोश हो जाने की जैसी थी। ऊपर से भगदड़ मचते ही मानो मौत के पंजे ने यहाँ लोगों को कुचलना शुरू कर दिया और इस भगदड़ का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे हुए, जो भागने की कोशिश में नीचे गिरते गए और ऊपर से भीड़ उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ती गई। सवाल है, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है?
जिस बाबा के सत्संग में मौत का तांडव हुआ वो बाबा अब तक फरार क्यों है? आखिर क्यों आयोजन में लापरवाही की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर कब तय होगी? क्या लापरवाही के जिम्मेदार जिले के डीएम, एसडीएम और जिले के कप्तान नहीं हैं? अगर हैं, तो फिर एक्शन में देरी क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हाथरस में दर्दनाक हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी आज हाथरस पहुंचे, घायलों से मिले और फिर मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। महाराज जी, देखिए, कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान किस प्रकार की भगदड़, कहां मस्ती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय है। दूसरी चीज आपने कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन को घुसने की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि क्या ये आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा होता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो, सावधानी बस वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है।
अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयं सेवक के सेवादार ही इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित भी रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्य बातें। हादसे के शिकार परिजनों के बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाएगी यूपी सरकार। मृतक के परिजनों को 4 लाख, घायलों को 1 लाख की मदद की जाएगी। प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई तेजी के साथ की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच के लिए नोटिफिकेशन शासन आज ही जारी करेगा। व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी आयोजकों को करनी थी। हादसे में लोग मरते रहे और सेवादार वहां से निकल गए। हर व्यक्ति जनता के लिए सज्जन की फोटो किसी के साथ में है। अब 5 सवाल जो इस हादसे को लेकर पूछे जा रहे हैं। भीड़ काबू करने में प्रशासन क्यों फेल हुआ? मौत की भगदड़ का जिम्मेदार कौन? सत्संग में भीड़ कैसे हो गई बेकाबू? प्रशासन की बदइंतजामी से हुआ हादसा। सत्संग, प्रवचन, भागवत और तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन जिनमें इस देश को सिर्फ धर्म से जोड़कर अपनी बातें कही जाती हैं, अपनी बातें बताई जाती हैं। बहुत दिन पुराना मसला नहीं है। सीहोर में एक सभा में प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है वो रुद्राक्ष की माला बांटते थे। बहुत लोग उसमें भी घायल हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कोई सबक नहीं लिया। हाथरस में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। पूरा देश की नज़र हाथरस पे पड़ जाती है। सवाल कि भाई एलआईओ क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? डीएम एडीएम क्या कर रहे थे? कप्तान साहब क्या छुट्टी मना रहे थे? कि सबको बाद में याद आया कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, जब वहां के लोग गिन के बताने लगे कि 100, 80, 50 ऐसी बॉडियां देख रहे हैं। एक सिपाही की मौत हो जाती है इतने शव देखकर। हर बार इस राज्य में जब भी कोई बड़ी घटना होती है एलआईओ का फेलियर सबसे पहले सामने आता है। वो क्या खुफिया जांच करता है, किससे मिलता है, उसे कुछ नहीं पता। वो चाहता तो ये रुक सकता था, उसके पास पूरी अपडेट थी, लेकिन नहीं।
अगर यहां पर किसी बॉलीवुड सिंगर या किसी नेता का कार्यक्रम हो रहा होता तो कम से कम 200 एम्बुलेंस लग गई होती इतने बड़े कार्यक्रम में, और यही पुलिस सारा काम मैनेज करके दे रही होती। लेकिन गरीब हैं, ये थोड़ी कॉन्सर्ट में जाते हैं। कॉन्सर्ट होता तो पुलिस वालों को भी मजा आता, डीएम साहब को भी मजा आता कि भैया चलिए एक सिंगर के साथ, एक एक्टर के साथ फोटो खिंच गई। अब गरीब लोग हैं, आस्था से जुड़े हैं, और बाबा अपने आप को बता रहे हैं कि बिल्कुल कोट पैंट टाई विदेशी पोशाक में अपने आप को बाबा कह रहे हैं, अब भागे भागे फिर रहे हैं। एलआईयू कर क्या रहा था? इतनी भीड़ कहां गई? अस्पतालों की एम्बुलेंस कहां गई जिस पर छाती पीटते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया? समय नहीं मिला है। दिल्ली में संगठन प्रभारी से मिल रहे हैं ब्रिजेश पाठक, लेकिन हाथरस नहीं पहुंच पाए। इतनी मौतों के बाद भी अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, किसी से कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो काम करने की जरूरत नहीं है किसी को। दूध की बोतलें, वहां चप्पलें जो पड़ी हैं बच्चों की, वो सवाल पूछ रही हैं इस नाकाम सिस्टम से। जिन्हें आईपीएल के मैच कराने में रुचि होती, वहां कोई दिक्कत ना हो जाए, वहां पूरे प्रदेश की पुलिस लगा दीजिए। कोई शूटिंग हो रही हो तो बिल्कुल किलाबंदी कर दी जाए। लेकिन सत्संग है, यहां थोड़ी कोई एसी में बैठने वाला आएगा। यहां तो गांव के गांव लोग आ रहे हैं जिन्हें 5 किलो राशन देते हैं आप। उनकी क्या हैसियत है इस देश में? कुचल के मर जाए। सिर्फ पैर छूने गए थे जिनके लिए अपनी आस्था है, और वो चले गए। भाई साहब, अरे गिरफ्तार कर लेते कि आपके पकड़ लेते, बैठा लेते, वो भी नहीं कर पाए। अब लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, पुलिस भी लोकेशन ट्रेस कर रही है, बता रहे हैं मैनपुरी में है, यहां है, वहां है। कोई कहने में गुरेज नहीं है। इन 100 मौतों का जिम्मेदार कोई एक बिल्कुल 4,000 रुपए की बाउंसर की नौकरी करने वाला, 10,000 की नौकरी करने वाला ही फंसेगा। वहां तक तो हाथ पहुंचेंगे ही नहीं, जो अपने आप को शिव का अवतार बताता है। मजाक है, शिव के अवतार हुए जा रहे हैं सब लोग, भगवान के अवतार हैं। सूट पहन के अवतार देख रहे हैं, पिक्चर की शूटिंग चल रही है वहां, और लोग मर रहे हैं और भागे भागे फिर रहे हैं। जिन भक्तों से आपको इतना प्रेम था तो उन्हीं के बीच आ जाते, सार्वजनिक माफी मांगते, भाग क्यों गए? डर लग रहा था इन्हीं भक्तों से, पैर छुआने में दिक्कत हो गई थी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनीस अंसारी हैं, बीजेपी नेता, धर्मेंद्र सिंह हैं हमारे, एटा से ज्ञानेश कुमार है। सबसे पहले अनीस अंसारी के पास ही चलूंगा। अनीस जी, ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये कह दीजिए कि ये भी साजिश है विपक्ष की, ये फेलियर नहीं है बिल्कुल। और इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं है। अब तक तो 2, 4, 5 के घर गिर चुके होते बुलडोजर से। अनीस जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं कह रहा हूं इस पे क्या एक्शन है, किससे सवाल किए जाएं? मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए ये डीएम, एसपी, एसएसपी, आईजी रेंज कर क्या रहे थे वहां? इनके पास एलआईयू क्या काम है? इनका काम तो कोई जाने। देखिए, सबसे पहले तो जो लगभग 121 मौतें हुई हैं उस पर मैं मतलब सहानुभूति पूर्वक यही कहूंगा कि ये दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। दूसरा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को, उन सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसकी एक प्रक्रिया होती है, किसी भी आयोजन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या एसडीएम से या संबंधित विभाग से एक अनुमति मांगी जाती है। आयोजक जो हैं वो अनुमति लेते हैं। अनुमति में उनको बताना होता है, उनको ये बताना होता है कि इतनी जगह पर इतने लोगों की भीड़ होगी, कार्यक्रम इतने बजे से इतने बजे तक होना है, इस कार्यक्रम में ये लोग रहने वाले हैं, इस कार्यक्रम का समापन उस समय पर होगा। हमें फोर्स की आवश्यकता है अथवा नहीं है, आपने देखा होगा, आपके ही चैनल से मुझे पता चला कि वहां पर जो सेवादार थे उन्होंने पुलिस प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वही रहेंगे। ये सबसे बड़ी कमी उनकी रही। पुलिस प्रशासन को जब ये पता चला कि वो घटना हुई, मैं इसमें हिमायत नहीं ले रहा, मैं उसमें ये पक्ष नहीं कर रहा,
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने पुलिस प्रशासन का कोई दखल उसमें रहने ही नहीं दिया, तो पुलिस को या प्रशासन को जैसे ही पता चला तो उसमें व्यवस्था हुई। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आज सुबह ही पहुंच गए। इतनी तेज झमाझम बारिश में भी मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे और वहां दुखियों का हाल जाना, उन्होंने सब कुछ देखा। उस पर न्यायिक जांच की भी बात हुई है, गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हुई है, मृतक जो हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए सहायता की बात कही गई है, जो घायल हुए हैं उन घायलों को 1 लाख रुपए देने की बात हुई है। तो ये सारी चीजें देखी जाएं, जहां तक सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। और मुझे ये उम्मीद है कि सरकार में ऐसा नहीं है कि ये किसी की भी सरकार होती, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक सरकार करा रही है। जो आयोजक हैं उनको मुकदमा भी दर्ज हुआ है और एक न्यायिक जांच की जो बात है उसमें जो जो दोषी होंगे उनको अवश्य सजा मिलेगी, उन्हें काल कोठरी में पीछे भेजा जाएगा। मैं भावुक हूं बहुत ज्यादा। अमूमन मैं भी नहीं 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 मैं भी आपकी हूं। बातों से नहीं लग रहा है, कतई नहीं लग रहा है कि आप भावुक हैं। उन 100 मौतों का जिम्मेदार मुझे नहीं लगता कोई है। मेरे देश के, मेरे राज्य के नहीं 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 मैं भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने तस्वीरें देखी हैं, राजनीति की बात और सुन लीजिए अनीश जी, आप कह रहे हैं ना कि डीएम और एसपी, अगर अब मेरे घर का कोई होता, अब ये सब मेरे घर के लोग थे, जिसे देख के मन व्यथित हो चुका है। ऐसे अधिकारी वहां पर हैं जो वॉलेंटियर के कहने पे चुप हो गए, जिन्हें सिर्फ ये लगा कि वॉलेंटियर संभाल लेंगे। अरे एक जान की कीमत ही नहीं पता है डीएम एसएसपी को। आप जाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं। अगर मैं इस स्टूडियो में बैठ के रो सकता हूं तो मैं बता रहा हूं जो लोग वहां पे होंगे उनका जवाब नहीं दे पाएगी ये सरकार। उन बच्चों की मौत का जवाब नहीं दे पाएगी उनके परिजनों को। जिस तरीके से ये अधिकारियों ने सिर्फ वॉलेंटियर के कहने पे, माफ करिएगा लेकिन भले कुछ भी हो, अगर डीएम एसपी और जितने बड़े बड़े अधिकारी हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे वहां पहुंचे हैं, अगर वो किसी भी वॉलेंटियर्स के कहने पे ये कर रहे हैं तो या तो मुझे जेल में डाल दीजिए या तो जो अच्छा कानून बनाओ वो कर दीजिए। इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी जो आपने जवाब दिया कि वॉलेंटियर के कहने पे वो हट गए। भाई साहब बहुत मजबूत लोग डीएम आईएएस आईपीएस बैठते हैं। साजिद जी के पास चलेंगे, सपा के प्रवक्ता हैं। साजिद जी, एम्बुलेंस नहीं मिली और तमाम बातें हैं, विशाल जी कुछ आपकी आवाज जो है वो प्रॉब्लम हो रही है आने में। आवाज आ दोबारा गई एक बार आपको? अपना अभी सवाल पूछिए। अभी अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से जो पूरा मामला है, 120 लोगों की मौत है, कोई बहुत छोटी नहीं है, कोई बहुत छोटा हादसा नहीं है ये। लेकिन इस तरीके से डीएम और एसपी के बयान और इस तरीके की लापरवाही एलआईओ की, ये तो हमें भी सड़क पे चलने पे डरा रही है। देखिए, जब भी ऐसे आयोजन, सबसे पहले तो मैं बहुत दुखद घटना है और मैं जो लोग इसमें मृत हुए उन सभी लोगों को ताज़ियत पेश करता हूँ। ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि जब किसी को भी परमिशन दी जाती तो उसके बाद भी वहां निगाह रखी जाती है और पूरी व्यवस्था की जाती है कि इनकी क्या अपनी तैयारी है, लेकिन हमारी अपनी तरफ से क्या तैयारी और होनी चाहिए, उससे किसी तरीके की घटना ना हो। तो जब परमिशन दी गई थी तो उसके बाद ये भी बताया जा रहा है, मुझे अभी कुछ मीडिया सूत्रों से ही जानकारी मिली है कि वहाँ खुफिया तंत्र जो है एलआईयू इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी कि यहाँ भीड़ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचेगी, लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास, तो उसके लिए तैयारी और की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी तैयारी नहीं की गई। हालांकि अभी सरकार की तरफ से 121 लोगों की मौत का वो आया है, लेकिन जो मीडिया के सूत्र हैं उनके अनुसार 134 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 राज्यों के लोग हैं। तो उतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वहां बारिश हुई, बारिश के बाद जो है महिलाओं ने जो वहां श्रद्धालु थे उन्होंने अपनी साड़ियों के पल्ले से पानी सुखा। तो इतनी सब कुछ मालूम होने के बाद भी
कार्यक्रम काफी देर चला है, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, निगरानी नहीं बरती गई, पुलिस फोर्स में कहीं ना कहीं कमी रही, व्यवस्था तो नहीं संभाला गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिम्मेदारों की है, अफसरों की है, क्योंकि किसी को भी जब जिले की कमान दी जाती है तो लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। अब ये बात सही है कि जो लोग इस हादसे में का शिकार हुए हैं, जो लोग एक्सपायर हुए हैं, उनको मुआवजा दे दिया, शोक संवेदना हो गई। लेकिन ये पहली घटना, पहली हादसा नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अब दूसरे अगर कोई भी उस मामले को कहे तो उस पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाना कि साहब ऐसा नहीं है, कि साहब ये वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं, तो ऐसा वैसा नहीं। जो जिम्मेदार होता है जिम्मेदारी उसी की होती है और उसी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दुखद हादसा है। मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। सेवादारों या किसी के भरोसे पे ये नहीं छोड़ा जा सकता है। सेवादारों की अपनी व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन को अपने स्तर से पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहां उनको लग रहा था, जब खुफिया तंत्र का इनपुट आ गया था, तो और व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए थी, क्योंकि जो है वो काफी भीड़ यूपी के साथ साथ 6 और राज्यों के लोग वहां श्रद्धालु पहुंचे थे, इसलिए व्यवस्था में कमी रही है कहीं ना कहीं। और ये बड़ी चूक, जिसके लिए जो है वो वहां के जो संबंधित अफसर है या जांच के जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है कमेटी बनाकर जांच कराई जानी चाहिए थी और कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस तरह से हादसे दोबारा नहीं। बिल्कुल चंद्रजीत सिंह है मैनपुरी से हमारे संवाददाता बने हुए लगातार। चंद्रजीत, अगर बात की जाए तो लोकेशन जो करंट बताई जा रही है बाबा की जो मिली है वो उनके मैनपुरी वाले आश्रम में मिली है, वहाँ की क्या हालचाल, वहाँ क्या हालात हैं अभी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी विशाल, हमारे पीछे एक गेट दिखाई दे रहा है, ये बाबा का एंट्री गेट है। यहीं से बाबा जब भी आते हैं तो इसी आश्रम में रुकते हैं, यहीं पे रुकते हुए आज हादसे के लगभग 24 घंटे से ऊपर बीत गया। करीब 2:30 बजे कल बाबा जी यहाँ आए थे अंदर और तभी से अंदर बने हुए हैं, ये उनके अनुयायियों ने खुद बताया। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उनसे लगातार जानकारी की गई कि बाबा अंदर हैं कि नहीं है। लगातार पुलिस जो प्रशासन है वो मना कर रहा है कि नहीं है। और जो पुलिस ने जो अभी जानकारी दी है वो 200 से 250 जो अनुयायी हैं जो अभी अभी आश्रम के भीतर में। आखिर ये एक सवाल ये है कि बाबा मीडिया के सामने क्यों नहीं आना चाहते, क्यों अंदर बने हुए हैं? और जो यहाँ पे और जो लोकल के लोग थे वो बता रहे थे कल आने के बाद ये करीब आश्रम के बाहर एक चबूतरा बना हुआ, वहां पे 1-2 घंटे तक बैठे थे। जी जी बिल्कुल। और अभी पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, जब लोग वहां कह रहे हैं तो पुलिस के अंदर जाने का प्रयास कर रही है आश्रम के? देखिए सीओ भोगांव जो कल अंदर गए थे, जब उनसे जानकारी की गई कि अंदर बाबा हैं कि नहीं, उनका साफ तौर से कहना है बाबा हमें तो अंदर नहीं दिखे। इसके बाद अभी करेल सीओ के द्वारा जो करेल सीओ है उनसे जानकारी की गई है कि बाबा अंदर हैं कि नहीं, कि बोले हमें इसके अंदर हमारे जो सीओ पहले जो सीओ थे उनको जाकर देखा था। फिलहाल अभी मैं भीतर नहीं गया हूँ। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन इस बारे में कोई भी बात बताने को तैयार है नहीं है कि बाबा अंदर हैं कि नहीं है। हालांकि यहाँ के लोकल लोग और जो उनके अनुयायी हैं वो लगातार बाबा के अंदर रहने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अनीस जी के पास चलेंगे। अनीस भाई, एक ऐसी आपको नहीं लगता एक नज़ीर पेश होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना लगातार एलआईयू पर भी सवाल आ रहे हैं। कष्ट में सब लोग होते हैं भाई कि इतनी मौतें हो गई हमारे राज्य में, 6 और राज्यों के लोग आए, कितना हम लोगों के लिए ये, आपके लिए भी बिल्कुल आप भी कष्ट में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ एक बाबा इतना बड़ा आयोजन करा दे अपने वॉलंटियर पे और जब बात हो तो अपना चला जाए, तो आरोपी तो वो भी है। अब लोग बता रहे हैं कि मैनपुरी आश्रम में है, हमारे रिपोर्टर भी कह रहे हैं, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। और 200 अनुयायी उनके फिर अभी इसमें आए हैं आश्रम के अंदर। देखिए विशाल जी, जहां तक सवाल है श्रद्धा का, श्रद्धा पूर्वक ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वो चाहे किसी समाज का कार्यक्रम हो। वहां पर अभी जो आपने एक छोटी सी बात कही थी कि सेवादारों के कहने से, एक चैनल पे ही मैं देख रहा था आज सुबह, मैंने देखा था कि सेवादार पुलिस के लोगों को धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे, उनकी एंट्री बिल्कुल अंदर नहीं थी। इस तरह की, मतलब कहना चाहिए सीना जोरी की, इस तरह की चीजें इस तरह के आयोजनों में गलत है। आयोजक को ये चाहिए था
कि हमारे जब इतनी भीड़ आ रही है, सारी कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं कमी है, कुछ अधिकारियों की कमी है, इसमें मैं भी मानता हूँ और पूरा देश मानता है जो देख रहा है। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा देश मानता है कहीं ना कहीं चूक तो रही है। जिसमें इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, उसका बस कुछ ही शब्दों में बयान किया जा सकता है। ज्यादा कहने पे मन भी बड़ा कुंठित होता है इस तरह की घटनाओं को देख के। घटनाएं पहले भी समय समय पर होती रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। आज के माहौल में, इतने आधुनिक युग में ये घटना एक मतलब शर्मनाक घटना। इसमें जो भी दोषी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आए थे, जो भी दोषी अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सेवादार हों या उनके जो भी लोग रहे हों, उनको 100% पीड़ितों को न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुझे तो लगता है जिस तरीके से पहली बार नहीं है, हर महीने के पहले मंगल सत्संग होता है और हर बार वो ऐसे मना करेंगे। लेकिन हम अपने राज्य, चलिए अपने यहाँ के लोग हैं, सिर्फ हाथरस के लोग होते तो ठीक है, लेकिन ये भी जानना होगा कि ये जो लोग हैं ये 6 राज्यों से और आ रहे हैं, तो उनकी भी तो हमें सिक्योरिटी करनी चाहिए। पुलिस अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती है। LIO का फेलियर मैं 10 बार कह चुका हूँ। DM को, मुझे आपको नहीं लगता कि DM को बहुत स्ट्रिक्टली कहना चाहिए कि भाई साहब यहाँ मेरे ज़िले में आयोजन कराना है तो मेरे हिसाब से कराना होगा, आपके वॉलंटियर नहीं, यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था साथ में होगी, मत हटाइए उनके वॉलंटियर को। लेकिन ऐसा होता रहा है कि मुझे पता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट की परमिशन लेने के लिए मुझे 5 बार तो सिर्फ कोतवाली और फायर ब्रिगेड के उसमें ही जाना पड़ा था, और उसके बाद भी मिली नहीं तो हम करा नहीं पाए। जब हम एक छोटी सी बात से जोड़ी, क्योंकि जब हम उस लेवल पे आकर नहीं परमिशन ला पा रहे हैं तो अभी परमिशन पूछ लिए कितने लोगों ने की होगी। अब तो शायद कोर्ट वोर्ट से परमिशन होती है, ACM के यहाँ जाके बाकायदा उसमें लगता है इतने लोग मिलेंगे, फायर ब्रिगेड आती है, स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता है, बिजली विभाग को दी जाती है, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो पूरा सिस्टम ही यहाँ पर कोलैप्स कर गया है हाथरस में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, घटनास्थल का दौरा किया, उन्होंने देखा, अस्पताल जाके पीड़ितों से भी मिले, मृतक के परिजनों से भी मिले और उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, आपने भी गौर किया होगा, अभी आपके चैनल पे भी मैंने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज यहाँ से वापस जाने के बाद लखनऊ पहुंच के एक नोटिफिकेशन जारी हो। देखिए, कहीं तक जो बात आप कह रहे हैं उसके कई सारे जवाब उसमें होंगे और आप शाम तक का इंतजार कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीरियस इस मामले को लिया है और इस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि जो लोग कहेंगे कि हाँ वास्तव में कार्रवाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटना, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये भी देखना होगा। यार रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं मोहम्मद साजिद का। मोहम्मद साजिद, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। सरकार ने कहा कि भाई ये इन्हीं के लोग हैं, तो ये तो अखिलेश यादव के करीबी हुआ करते थे। राजनीति तो शुरू हो गई इस चीज़ पर। मेरा मतलब है कि राजनीति लोग अपना काम करेंगे, लेकिन आप साजिद भाई पूर्व में पत्रकार भी थे और पत्रकार हमेशा ही रहते हैं, बस अब आपने राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ाया। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से एक और मथुरा के आसपास ही मुझे लगता है एक बार कोई बवाल हुआ था, कोई राम वृक्ष शायद नाम था उनका, उस पर कितनी तेज एक्शन लिया गया था, जो अपने आप अकेले सरकार बना रहा था, वो अपना कानून चलाना चाह रहा था। यहाँ पर भी लगभग वही है कि पुलिस की एंट्री नहीं होगी, पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। आपकी सरकार में ही हुआ था वो लगभग 13-14 के करीब। तुरंत कार्रवाई हुई थी और जो लोग उसमें आरोपी थे सबके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजे गए। और रही बात
मिलने मिलाने की, तो जो लीडर होते हैं उनसे कौन कौन आदमी कब मिल रहा है ये कोई पता नहीं होती, लोग आते हैं मिलते हैं। लेकिन अब वो आगे चलकर 5 साल बाद 3 साल बाद क्या अपराध करेगा ये किसी को जानकारी नहीं होती। और जो अपराधी है उन पर भी भाजपा की तरफ से कार्रवाई नहीं होती। जैसे अभी बेबी राम का मामला है, जिनका परीक्षा में और उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये अब कार्यक्रम हुआ था, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसके लिए परमिशन जब दी थी तो व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ लग रहा था तो परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी, प्रोग्राम नहीं होता। जो आयोजक है, तो ये जो सरकार है अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागने से कोई फायदा नहीं होगा। ये केवल हमेशा मुद्दों को भटकाने का कार्य करते हैं। इसको उसमें जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए, और जो भी संबंधित अफसर है, क्योंकि बाहर जो डीएम है वो आप ये समझिए कि वहाँ आईएएस है, आशीष कुमार जी, वो 2015 बैच के आईएएस है, और यूपीएससी में उन्होंने टॉप, उनकी 15 रैंक थी, 15 रैंक थी। तो इतने काबिल अफसर हैं, और अभी 7 दिन पहले उनकी पोस्टिंग हुई है, लेकिन वो भी इस मसले को नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं देखिए शासन की चूक है, और प्रशासन ने परमिशन देने से पहले ही ये सारी चीजों की जांच होती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस से लेकर एलआईयू और फायर ब्रिगेड सबकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो किसी आयोजन के लिए परमिशन दी जाती है। तो जब परमिशन दी गई थी तो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, और जो है वो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कमी रही है। ये नहीं डाल सकते कि साहब वो नहीं इसलिए दे रहे थे, उन्होंने रोक लगाई। अगर उन्होंने रोक लगाई या वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे थे, तो प्रशासन के पास अपनी पावर्स होती हैं, अपने वो फोर्स को भेज सकती थी, अपने उससे पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। या अगर ऐसी स्थिति इससे पहले भी हुई, क्योंकि इनका कोई पहला सेशन नहीं है, इसमें काफी समय से लगातार संसद करा रहे हैं, चाहे मैनपुरी हो चाहे आगरा हो। उन्होंने सबसे पहला सेशन आगरा से शुरू कराया था 15 साल पहले। आगरा के सागर में इनका 15 साल पहले जो है वो सेशन हुआ था। तो प्रशासन उनसे वाकिफ है, और कोई पहली बार सेशन नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा था तो उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी कार्यक्रम की, और कार्यक्रम नहीं होता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। और अगर दी गई थी तो वो पूरी व्यवस्थाएं की जानी थी, और व्यवस्थाएं करने के बाद ही जो है वो शुरुआत होनी चाहिए था। पर्याप्त फोर्स लगाया जाना चाहिए था, सेवादारों को अपनी व्यवस्था करनी देनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन को अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और सेवादारों की व्यवस्थाओं पर उम्मीद या उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं मैनपुरी से चरणजीत का रुख करूंगा। चरणजीत, एक सीओ करहल को लगभग एक एफआईआर या कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जिसमें ये भोले बाबा को मैनपुरी में के शाहगंज में, आगरा के शाहगंज में 2000 सन 2000 के करीब एफआईआर हुई थी, जेल भी गए थे उसमें। क्या ऐसा कुछ है? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही चंद्रजीत। जी बिल्कुल विशाल, एक ये सागंज में बाबा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें इसमें जो मुकदमा था वो 2000 का लिखाया गया था। इसमें पुलिस को एक कॉपी मिली है। हालांकि ये 2000 की कॉपी आज 24 साल हो गए, आगे पुलिस ने इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिली, हालांकि पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो माहौल दिख रहा है, जो पुलिस प्रशासन लगातार बाबा को बार बार नकारने की बात कह रहा, बाबा यहाँ नहीं है, तो आखिर पुलिस, सवाल ये उठता है कि ये पुलिस यहाँ पर लगाई क्यों गई है। जी बिल्कुल। एटा से ज्ञानेश कुमार हमारे साथ बने। ज्ञानेश, अगर एटा की बात हम करें, वहाँ की क्या स्थिति और अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? ज्ञानेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं फिर रुक करूंगा अनीस अंसारी का। अनीस भाई, देखिए इस तरीके से भी हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, आगरा के शाहगंज में एक केस दर्ज हुआ था। अब ये केस मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, चूँकि 24 साल पुराना केस है, पुलिस चाहती है सब कुछ मिल जाता है। इन पर आरोप लगा था अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का। जेल भी गए थे कुछ दिन के लिए, और इस पर अब जांच पड़ताल कर रहे हैं सीओ करहल।
अब जो 24 साल पहले जेल गया, और ये सबके ऊपर है, ये मेरा सवाल दोनों ही लोगों से है, क्या इसको राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त था? देखिए विशाल जी, मैं इस पे इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे देश की एक 125 जनता के मरने का मामला है। मन मुझे लग रहा है कि लगभग सभी का आहत होगा। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। बाकी 24 साल पहले कहीं, देखिए फिर बात वही आ जाती है, हम कुछ भाजपाई कुछ कहते हैं तो उसका अफसाना बना दिया जाता है। 24 वर्ष पहले तो हमारी सरकार नहीं थी, आप लोगों की सरकारें रही, तो भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं कराई? अब हमारी सरकार में जब छानबीन की गई, पता चला है, उस पर सीओ करल जांच कर रहे हैं। और फिर मैं तो सीधा सीधा आपसे कह रहा हूँ, अभी देखिए 6 बजने वाले हैं, आप रात को 9-10 बजे तक का इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चीजें उजागर होंगी और वो सामने आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो नोटिफिकेशन वहां से जारी होने जा रहा है, उसको आप देखिए। घटना वास्तव में बार बार कहूंगा कि बहुत दुखद, इससे बुरा और क्या हो सकता है। बाकी हर बार हमारे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, तमाम बड़े बड़े हर समाज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी के बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं। सब में बहुत से कार्यक्रमों में पुलिस अंदर तक नहीं जाती। हमारे खासतौर से मुस्लिम समाज के कार्यक्रम है, कहीं अगर इज्तिमा वगैरह होता है तो पुलिस गेट के अंदर एंट्री नहीं करती। लाखों लोग होते हैं वहां पर। कोई और बड़े आयोजन होते हैं, मिलाद शरीफ होता, तमाम आयोजन होते हैं, उनमें नहीं जाती पुलिस। तो एकदम भगदड़ हुई, क्या हुआ, वो सब दूध का दूध पानी का पानी शाम तक, रात तक सामने आएगा। और इसमें ये पक्का है कि हाँ, नजीर ऐसी बनेगी हाँ कार्रवाई की कि जो आने वाले भविष्य में भी लोगों को कई बार सोचना पड़ेगा कि ये कार्रवाई हाँ एक बार अनीश जी रोकूंगा, एनसीडब्ल्यू नेशनल वुमेन्स कमीशन की जो अध्यक्ष हैं वो पहुंची हुई हैं हाथरस, रेखा शर्मा जी हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। वो भी उस जगह पहुंची जहां पर यह हादसा हुआ। लगातार कल से वहां बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। बिल्कुल साजिद भाई, मेरा भी सवाल आपसे वही है जो इनसे मैंने किया है कि जिस तरीके से 24 साल लग गए, मेरे पास तो वो समय है जब ये एंट्री हुई थी जेल में, कि घटना की दिनांक है जो वो 18/3/2000, समय 3 बजे, सूचना भी उसी समय दी गई है 4:30 बजे। पश्चिम की दिशा में हुई थी ये पूरी घटना, आगरा के शाहगंज जिले में। तो पूरा जब जेल जाते हैं तो पूरा जो तामील कराई जाती है वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, जब 24 साल पहले ही ये चीज़ हो गई थी, मैं नहीं मानता इन्हें महंत संत ये जो भी हैं, कतई नहीं मानता। आहत हो जाते हैं लोग। अगर एक आदमी भी उनके प्रवचन में आया है, सत्संग में आया है, सत्संग भगवान का होता है, ये भगवान के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, ये धर्म के अपने आप को। मैं आऊँगा साजिद भाई, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। बना हुआ ड्रामा सही ना, सांसद जी और विधायक जी ने और एमएलसी साहब ने ऑक्सीजन के लिए पैसे दिए, आज तक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं है। सबसे सिकंदर ड्रामा यहाँ पे हॉस्पिटल है। हाँ, तो सबसे पहले वहीं लेके गए थे। हाँ वहीं लेके गए थे। एक बच्ची को तो मैं जिंदा लेके गया, वो 5 मिनट तक तड़पती रही वहाँ। अच्छा। और वहाँ ऑक्सीजन होती तो वो बच्ची बच जाती। अच्छा। दूसरी बात ये है कि 80,000 की परमिशन, तो यहाँ 1.5 लाख 2 लाख आदमी आ जाए, तो प्रशासन ने रोका क्यों नहीं?
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन नहीं, मैं आपसे आई विटनेस हूँ, क्या नहीं प्रशासन ने किया या नहीं किया, लेकिन आप मुझे ये बताओ, महिलाओं को और बचाने वाले थे आप जैसे? हाँ, बहुत लोग बचाने वाले काफी थे, लोग जितने लोग थे, काफी लोग जो बचाने वाले बहुत लोग बचाने वाले भी मर गए, बहुत लोग अच्छा, बचाने वाले भी मर गए, एक दूसरे के ऊपर जा रहे थे लोग, तो महिलाएं मरी है ज्यादा, महिलाएं तो मरे, पुरुष मरे, बच्चे मरे, 80% महिलाएं थी। 25% नहीं थी, 90% सिर्फ 3 आदमी थे जो मरने वाले। दो CSC के थे। तो फिर बचाने वाले कौन मरे आप कह रहे हो? बचाने वाली महिलाएं थोड़ा ना बचा महिलाएं रही भी थी। थे, पुरुष भी थे, जो लोग आगे आ रहे थे वो लोग दब रहे आप थे, वो कहानी बताओ जो सच हो। सच है ये कहानी। ये महिला बचाने वाले भी मरे तो पुरुष बचा रहे होंगे ना, पुरुष भी बचा रहे थे, तो वो तो नहीं मरे ना। वो नहीं मर पाए। हाँ, फिर ऐसे नहीं बोलो, सच्ची बात बोलो। मतलब मीडिया को देखकर वो ज्यादा बड़ी चीज बढ़ा के मत बोलो बात को। मैंने सुना है वो जो सेवक है, मैंने सुना है उन्होंने ही ये सारा गड़बड़ किया, और पुलिस से भी बात की तो उन्होंने FIR रजिस्टर किया है उनके अगेंस्ट। मैंने कहा है कि वो जो भी गुरु था उसके अगेंस्ट भी FIR होना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक गलत काम कर रहा था, फ़ोटो नहीं खिंचाता था ताकि सामने ना आ पाए, कोई एविडेंस ना आ पाए, लोगों के ये रखवा लेता था फ़ोन्स वगैरह। तो ज़रूर कोई ना कोई गलत बात का है इस सारे उसमें। क्या कोई सोची समझी स्कीम थी या क्या है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकालेगी। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो वरी है, जो कि महिलाएं ही सबसे ज़्यादा मरी हैं, और इस महिलाओं को बरगलाना इजी होता है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और आई, और ऐसे गुरुओं से दूर रहने के लिए हम महिलाओं को किस प्रकार से अवेयर कराएं। कई बार ऐसी तस्वीरें आते हैं कि कई बाबा सामने आते हैं, महिलाएं उनकी बहुत फॉलोवर्स होती जी, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं, और जो जितने विक्टिम से मिल रहे हैं उनको भी अवेयर करा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कराएंगे, और आगे आने वाले वक्त में भी महिलाओं को काउंसिल करेंगे कि ऐसे जो ढोंगी बाबा हैं उनसे दूर रहें। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अभी क्या कार्रवाई हुई है उसका हमने पूरा रिपोर्ट मांगी है। आगे आने वाले समय में भी जो भी इन्होंने एक टीम बनाई है उससे जो भी कार्रवाई करेंगे उसकी पूरी कार्रवाई हम पूछेंगे। कह रहे हैं कि अभी तक मैम FIR में नाम नहीं है, 2.5 लाख के आसपास श्रद्धालु जमा हो गए थे, तो मंजूरी किसी न किसी ने दी होगी? किसी ने मंजूरी नहीं दी थी, नहीं ये मंजूरी किसी ने नहीं दी थी। 80,000 की इन्होंने मंजूरी मांगी थी, लेकिन क्योंकि कोई वीडियो नहीं करने देते थे, इनके कोई फोटो नहीं खींचने देते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी फोटो नहीं है कि कितने लोग थे। वो भगदड़ के टाइम के वीडियो हैं जिसमें नहीं पता चल रहा कि कितने लोग हैं, लेकिन उस टाइम कितने लोग थे किसी के पास ट्रू फिगर नहीं है, क्योंकि कोई फोटो, या जैसे पुलिस वाली भी जो मुझे मिले वो फोटो खींचने के लिए आई तो उसके फोटो उनके लोगों ने छीन लिया, फोटो नहीं खींचने दिया, तो इसलिए किसी के पास वो नंबर नहीं है कि कितने लोग मौजूद थे। FIR में अभी भी बाबा का नाम, हम उसी लिए आए हैं। FIR में बाबा का नाम नहीं है। मैंने यही बात की है कि उसका नाम, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो ये चल रही है कार्रवाई जो, उसमें उसका नाम आएगा तो हम उसको उसमें डालेंगे, FIR में नाम डालेंगे। मैम, SDM की रिपोर्ट बहुत क्लियरली स्टेट करती है कि 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। So do you think that the administration could have actually preempted and improved the situation? I talked to administration about this only, and I told them that you should have intervened. But their reply was, since there was no picture that there were 2 lakh people, now people are saying after this happened. But before that they were not allowing. So that means there was no law and order here. It was only that guru who was dictating the terms. यहाँ पर पुलिस की तैनाती थी, 72 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, और लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि भीड़ ज्यादा आ गई है, पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और उन्होंने कहा था कि इसके बाहर रह के पुलिस रह सकती है, अंदर जो है वो सारे सेवक काम करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जिम्मेदारी वॉलंटियर्स को दी हुई थी कि आप ही नहीं, पुलिस ने नहीं दी थी, वॉलंटियर्स उनको पुलिस को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, और ऐसे में जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। बड़े नेताओं के फोटोज आ रहे हैं बाबा के साथ, कुछ ना कुछ इशारा भी कर रहे हैं, कितना बड़ा साम्राज्य था। देखिए, ये फोटो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सुनने में आया है कि कुछ लीडर्स की फोटो है। अब ये जो कमेटी जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सारे क्वेश्चन भी करेंगे और उन लीडर्स से भी बातचीत करनी चाहिए। मैम, आप NCW के लेवल पर कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं कमेटी? मैं तो खुद ही आई हूँ फैक्ट फाइंड करने के लिए, और मैं खुद ही बात कर रही हूँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन से।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक रहा है तो हम अपनी फैक्ट फाइंडिंग भी करें। कॉम्पनसेशन 2 लाख और बहुत दुख की बात है कि महिलाएं भी आगे आके बात नहीं करना, और वो कहती हैं कि सेवा में चले गए तो चले गए। उनके परिवार भी ये कह रहे हैं कि सेवा में चले गए तो चले गए। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अनपढ़ता कितनी ज्यादा है, जो अभी तक जब इतना सब कुछ हो गया परिवार वाले नहीं आ रहे हैं सामने। मैंने भी कुछ लोगों से बात की और वो बोलते हैं हम तो 10 साल से सेवा कर रहे थे। तो बहुत मुश्किल है इनको आगे लाके कंप्लेंट कराना। तो कि आगे आए और कंप्लेंट करें तब तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हाथरस का पूरी कमान जो है अपने हाथों में लिए हुए हैं और एक्शन मोड पर नज़र आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि शाम तक कुछ ना कुछ एक बड़ा जो आदेश है या नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। कौशलेंद्र। देखिए, आपको बताएं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए और बाकायदे सभी पीड़ितों से मिले हैं और घटना का जो है स्थल निरीक्षण भी किया है। उसके बाद उन्होंने एक न्यायिक जांच की, जो जोन के डीजी हैं उसमें सभी लोग शामिल हैं। वो रिपोर्ट जब आएगी, क्योंकि जांच के तौर पे अभी तो एक्शन कुछ दिखा भी नहीं है। जमीनी हकीकत अगर देखी जाए कौन सा बहुत बड़ा एक्शन, एक FIR भी जो हुई है उसमें जो सेवादार जो आयोजक हैं उनके हुई हैं, और जो बाबा हैं उनका जो है उनका उस FIR में नाम भी नहीं है। कार्यक्रम तो उन्हीं का था, वहाँ पे जो लोग मरे हैं उन्हीं के दर्शन के लिए गए थे, उन्हीं को देखने के लिए गए थे। तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए, अभी जो एक्शन की जो बात कही जा रही है तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, उसकी जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। अब ये कहना अभी ये जल्दी होगा कि शाम तक का एक्शन हो पाएगा या कल तक हो पाएगा, अभी ये कहा नहीं है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए, क्योंकि देखिए जब ऐसे मामले आते हैं तो रिपोर्ट तत्काल जो रिपोर्ट अगर मांगी जाती है, क्योंकि कल से DGP और मुख्य सचिव वहीं पे डेरा डाले हुए हैं, 2-2 मंत्री वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं आखिर में इस घटना को लेके, वहाँ पे सब डेरा डाले हुए हैं। जब अभी तक वो लोग नहीं सही रिपोर्ट बता पाए कि आखिर में वो हादसा हुआ कैसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो उनके सेवादार थे उन्होंने धक्का दिया है, एक साजिश है, इसकी जांच की जाएगी और इसकी हम जो है न्यायिक जांच करवाएंगे, रिटायर्ड जज से जांच करवा के उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम फिर एक्शन लेंगे। जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इसकी भी अभी जानकारी अगर देखा जाए जो मिली है, सिर्फ FIR दर्ज हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही बाबा की तरफ कोई नोटिस भी गया या उनकी कहाँ पे है कोई अभी तक जो है जान भी नहीं पाया है कि आखिर मुहाय कहाँ पे। तो ये सब जब देखा जाए तो जो रिपोर्ट जब आएगी, जांच कमेटी जब जांच करेगी तो एक्शन की बात जो कही जाए, हो सकता है कि एक्शन हो, और वो अब समय कितना लग जाएगा ये अभी देखना होगा। बड़ा सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर क्या जांच होगी या कोई गाज गिरेगी जो ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम पूरा फेलियर हुआ है, चाहे वो LIO हो, चाहे वो DM, SGM और तमाम अधिकारी हैं। देखिए, अब एक्शन अगर लेना होता तो 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं घटना को, और जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ ही रहा है, 121 के ऊपर पहुंच चुका है। उसके बाद घायलों की जो स्थिति है वो सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आंखों से देखा और स्थलीय निरीक्षण भी किया, जहां पे वो घटना हुई वहां पे वो गए हैं। जिस तरह से जो है, सोचिए कि सबसे बड़ी बात की एक्शन क्या होना चाहिए कि सोचिए कि जो लोग दबे हैं, जिनके वहाँ हुए थे, जिनके सामान छूटे थे, सुनने में आया, देखने में भी विजुअल में लग रहा है कि उसके सामान सब खेतों में फेंक दिए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे तानाशाही का एक दरिंदगी की तरह वहां पे जो है काम किया गया है। जो मौत का आंकड़ा जो पार किया है ऐसे नहीं पार किया है। आपकी आवाज हम तक कौशलेंद्र नहीं आ रही है। तो वहां पे घटना के बाद जी हेलो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी, जो स्थितियां हैं वहाँ पे देखिए, अगर जिला प्रशासन पहले ही चेत जाता, जो भीड़ बढ़ रही थी और वहाँ कार्यक्रम चल रहा था और सब जानते थे कि महीने के पहले मंगलवार को कार्यक्रम हो रहा है, भीड़ उस बाबा के जो कार्यक्रम होते थे वो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होती थी। जिला प्रशासन तमाम वहाँ पे जो है LIO सभी लोग फेलियर हो गए कि आखिर में इतनी भीड़ जो है आई हुई है, वहाँ पे जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से क्या किया गया है और क्या करना चाहिए,
ये सब भी देखना चाहिए। तो अभी जो सिर्फ जांच का जो एक बताया गया है कि एक दे दिया गया है कि हाँ अभी जांच की जाएगी, जांच अब कब तक जांच रिपोर्ट आएगी अभी ये भी नहीं क्लियर हो पाया कि कितने देर में जांच रिपोर्ट देंगे। 24 घंटे में तो हो गया, कोई अभी जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं, सिर्फ ये पता चल गया है कि हाँ ये साजिश के तहत हुआ है और उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन एक्शन पे तौर पर अभी कुछ नहीं दिखा है, सिर्फ वो FIR की कॉपी दिखाई है, कहाँ इतने सेवादारों पे जो उनके जो आयोजक थे उन पे FIR कर दी गई है। और अभी जो है जो स्थितियां हैं वो ऐसे दस के तस बनी हुई हैं और वैसे बड़ी है। देखिए अब जैसे अब बात कहने को तो बहुत कुछ है, जिस तरीके से भी मैं देख रहा हूँ जिला अस्पताल के हालात देखिए, CSC ले गए थे। अभी नेशनल जो वुमेन कमीशन थी उनके अध्यक्ष आरती शर्मा को यही तो बताया गया कि भाई वो तड़प के बच्ची मर गई और हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर ढिंडोरा पीटते हैं। कौशलेंद्र, देखिए तमाम लोग गए, विपक्ष के नेता भी गए, वहाँ की स्थितियाँ देखे हैं, क्योंकि कल ही आप देखिए जिस तरह से घटना हो उसके बाद उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगे लोग जो है, तो ये बहुत गलत बात है। और जिनके परिवार के लोग मरे हैं, जिनका घर उजड़ गया है, उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, या जो लोग हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के बीच में हैं उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या हालत होगी। सरकारी अमला अगर इतना ही अच्छा होता तो कल ट्रीटमेंट में जो है इतनी देरी न होती कि घटना होने के 1.5 घंटे बाद वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है। उसके बाद जो वहाँ के सेवादार हैं, किसी तरह जो वहाँ के लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो उनके अनुयायी थे, वो किसी तरह किसी गाड़ी से जो है ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो CSC नज़दीकी जो जहाँ पे घटना हुई है वहाँ CSC है, CSC में जब लाशों का अंबार पहुँचा वहाँ के डॉक्टर और नर्स जो थे वो खुद बेहोश हो गए थे। तो जो भयावह स्थिति थी, सोचिए कि 95 लाशें एक साथ पहुँच जाना, उसके बाद क्या स्थिति CSC की होगी। सोचिए कि अंदर जो बेड था वो भर गया, उसके बाद बरामदे में लाशें इसे बिछी हुई थी कि जैसे लग रहा था कि जैसे कोई कूड़ा करकट हो, इस तरह से लग रहा था। डॉक्टर और नर्स के समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। अगर जिला प्रशासन इतना मुस्तैद रहा होता या व्यवस्थाओं को देखा होता, कितनी भीड़ है, सोचिए कि भीड़ सुबह से भीड़ वहां बढ़ रही थी। उसके बाद उनकी LIU रिपोर्ट कहां थी कि LIU के लोग कहां थे, या स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी कि यहाँ भारी भीड़ है। जिला प्रशासन से मांग कर लेता कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीजें की व्यवस्था की जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। 80,000 की परमिशन लेना भी, अगर 80,000 को उन्होंने परमिशन लिया, 80,000 के लिए आप 4 सिपाही वहां पे तैनात कर दिए गए तो हो गया व्यवस्था। तो ये सब भी चीज देखनी चाहिए। और जो बच्ची हैं, जो बच्चे खत्म हुए हैं, उनका जो विजुअल और जो फोटो जो सामने आ रहे हैं वो हर कोई देख के एकदम स्तब्ध है। और क्योंकि अब महिला आयोग की जो है अध्यक्ष है पहुंची है वहां पर, स्थितियां देख रही हैं, तो एक जो सामने जो अभी बात आ रही है, जो उन्होंने कहा उसको भी देखा जाना चाहिए। और जो स्थानीय लोग जो चश्मदीद हैं उनको भी सोचिए कि जब उस समय घटना हुई तो वो जो देखें, जो बयान दे रहे हैं, वो भी तो अपने आप में सोचने की बात है। बिल्कुल, और कई चीजें हैं, अभी इस पर और भी चर्चा करेंगे। गिरीश शुक्ला एक दर्शक है हमारे साथ कानपुर। गिरीश, अपनी बात को रखें। माननीय मुर्मू जी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वह अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ना बंद कर दें, क्योंकि 100 करोड़ कोई रुपया बहुत रुपया नहीं है। लाखों करोड़ रुपया इन बाबाओं ने देश का हड़प रखा है। देश की सरकारों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, देश की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, और जो सरकार आती है उससे ये संबंध जोड़ लेते हैं और इनके धंधे बखूबी फैल रहे हैं देश के अंदर। एक ही बाबा नहीं है, हिंदुस्तान के जितने बाबा इस प्रकार के हैं, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे कहीं के हो, देशद्रोही हैं ये लोग, देश को सत्यानाश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी तमाम बात को अपनी रखने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बड़ा सवाल जो लगातार बना हुआ है, कहाँ है नारायण साईं, कहाँ है ये बाबा जिसने इतने लोगों की जिंदगियों की लीला जिसके सत्संग में समाप्त हो गई हो, जहाँ कई बच्चे अनाथ हो गए तो कई बच्चे अपने परिवार को छोड़कर चले गए। सवाल लगातार हो रहे हैं, फेलियर कहाँ, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो भीड़ आप देख रहे हैं ना,
80,000 की भीड़ को, जैसे कौशलेंद्र हमारे सहयोगी जो लखनऊ से, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई एक होता है कि आप बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं करा रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि अंदर नहीं जा सकते थे, फ़ोन में फ़ोटो नहीं खींच सकते थे सत्संग की, बहुत ही सेंसिटिव बातें करते होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। इससे पहले अलीगढ़ में सिपाही हुआ करते थे, ये जो नारायण हरि अपने आप को बाबा और संत जो भी कहते हों, ये अलीगढ़ में थे और कई सालों तक इन्होंने इनके ऊपर कई मामले लिखे गए हैं और ये कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। इस देश की ये विडंबना है या ये दुर्भाग्य है कि अपने आप को धर्म से जोड़ दीजिए और आप कुछ भी बता दीजिए कि तुम खीर खा लो, तुम काला पर्स रखने लगो, कुछ भी बता दो, अपने लोगों को खड़ा करो, उनको बताओ और सब अच्छा हो जाता है। और सिर्फ ऐसे चुनिंदा लोगों की वजह से, और जो सच में संत महंत होते हैं उनसे लोगों का विश्वास उठता है। सिपाही थे, नौकरी कर रहे थे पुलिस की, 2-3-4 जगह थानों में सेवाएं भी दी, फिर चले आए और फिर उसके बाद बन गए बाबा। और बाबा भी ऐसे वैसे नहीं, बाकायदा पिंक रंग का सूट पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं। हमने तो कभी ऐसे संतों को देखा है जो सब कुछ त्याग के रहते हैं, आश्रम में बैठे हैं। अनीश जी, एक ऐसा कानून मुझे लगता है और आना चाहिए जो इन बाबाओं का ना, कुछ बाबाओं का करना पड़ेगा। हर तीसरे चौथे दिन एक नया बाबा आ रहा है, हर तीसरे चौथे दिन। अब वो इतना ज़्यादा आजकल तो सोशल मीडिया और पीआर और न जाने क्या क्या चल रहा है, जिससे वो इतना ऊपर दिखने लगता है कि बिल्कुल बवाल काट दिया। अब बताइए, इतनी मौतें हो गई, अब बाबा को आ जाना चाहिए सामने। ये वही लोग तो है जो आपके प्रति श्रद्धा लेके आए हैं। अभी मैं किसी महिला का बयान सुन रहा था कि नहीं वो तो कृष्ण के अवतार हैं। बताइए जरा, लोगों को बता रखा मैं कृष्ण का अवतार हूँ, ये अवतार हो गए हैं। इससे पहले जिस चौकी थाने में रहे होंगे तो चाय लाते होंगे, ये ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा इन्होंने। विशाल सर, देखिए ये कटु सत्य है कि हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म को लेके जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं लोग, उनकी दुकानें बंद होने का भी खतरा रहता है। अगर कोई मुझ जैसा सज्जन पुरुष या कोई भी आम नागरिक इन लोगों के खिलाफ अगर कोई बात कहता है, मतलब वो बात जो जमीनी हकीकत है, उन बातों को अगर कहता है तो वो उस धर्म का टारगेट होता है। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जितने भी मतलब कहना चाहूंगा कि हर धर्म में कहीं ना कहीं जो ये प्रोपगंडा वाली जो स्थिति है, उससे उभर के हम लोगों को ऊपर आना चाहिए। सभी को ये सोचना चाहिए कि देखो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी हैं, वो उनमें श्रद्धा और अपने भाव रखने चाहिए। बाकी कोई जब सीधे सीधे हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके पीछे भी हमारे लोग मतलब बहुत कुछ जानते पूछते भी उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से उभर के आना चाहिए। आधुनिक युग है, अब ये आधुनिक युग में भी इस तरह की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं गलत हैं, ये सच्चाई है। विशाल सर, आपने सही कहा, इस पर कानून बनना चाहिए। भाई जैसे अभी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई इस तरह के कानून बनाए हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, वरना बात वही होती है कि आदमी सामने वाले जो मतलब धार्मिक गुरु अपने आप को समझते हैं वो टारगेट करने लगते हैं। तो कई कानून बने हैं और इस पर कानून बनने चाहिए और मजबूत कानून बनने चाहिए, जिसका मैं क्या पूरा हिंदुस्तान स्वागत करे। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कौशलेंद्र के पास चलूँगा। कौशलेंद्र जी, अभी मैं देख रहा था ट्रामा सेंटर के जनरेटर में तेल नहीं है। डीएम जिला अस्पताल पहुंच गए, वहाँ चिकित्सक नहीं पहुंचे। अगर रूटीन चेकअप एक होता है, एक बैठक होती है कभी, चाहे वो आपकी तहसील दिवस ले लीजिए, समाधान दिवस, या कह दें कि एक मासिक बैठक एक होती है, इसमें पूरे ज़िले का हाल चाल लेते हैं। सीडीओ भी होते हैं, बीडीओ भी होते हैं, डीएम भी होते हैं, सीएमओ होते हैं। हमें लग रहा है ये बैठक तो शहरों में होना ही बंद हो गई है। कुछ पता ही नहीं है, डीएम पहुंच गए, चिकित्सक पहुंचे नहीं, ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन और जनरेटर में तेल नहीं है। गजब ढाए है बिल्कुल प्रशासन।
देखिए, आपको बताएं कि जब अधिकारी ईमानदार होता है और कर्म के प्रति जो है ईमानदारी अगर दिखाता है तो ज़िले की जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाती हैं। आप ये जान लीजिए कि जिनके हाथ में ज़िले की कमान दी गई है उनका भी जो है पहले इतिहास भूगोल देख लेना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है। अगर वो बैठक लेते अधिकारियों को जो है टाइट करते तो ये अव्यवस्थाएं नहीं फैलती। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अगर वो सीख नहीं ले पा रहे हैं तो इससे बड़ी लापरवाही इस समाज के लिए तो हो ही नहीं सकता है। और तत्काल सरकार, क्योंकि इसमें बदनामी जो है प्रदेश की नहीं सरकार की हो रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बदनामी हो रही कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कमियां निकल के आ रही हैं। आप मासिक बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक होती है, हर विभागों की होती है, जो भी चीज़ें आई, अभी स्कूल खुल गए हैं, देखिए स्कूलों की जो है समीक्षा बैठक होती है। और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ें हैं कि 24 आवर जो है उस पर जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वो जो है जो भी हो। और जब उस पे स्थितियां हैं, उनकी स्थितियां, उस जिले के सीएमओ को सोचिए कि क्या स्थिति होंगी। क्या वो जिले के सीएमओ किसी अस्पताल जाके निरीक्षण किया होगा कि हाँ वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चल रही हैं किसी अस्पताल का? तो व्यवस्थाएं जब देखता तब शासन को लिखता ना, वहाँ के जिला प्रशासन को लिखता कहाँ हमारे हॉस्पिटल में जनरेटर में तेल नहीं रहता या व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, इसको सुधारा जाए। तो ये सब चीज़ होती हैं। वहाँ जैसे अफसर होगा, जो बड़ा अफसर जिले का होगा, वैसे अधीनस्थ अगर नहीं होंगे तो कॉमन सी बात है कि वो अपनी रिपोर्ट देंगे। जब डीएम साहब और बड़े साहब जब निकलेंगे ही नहीं, अपनी कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं, तो छोटे अफसर तो अपनी ही कुर्सी पे हो तो चपने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखिए कि जो व्यवस्थाएं वहाँ पे होनी चाहिए थी, अगर घटना हो भी गई, घटना को फौरी तौर पे देखिए वो नहीं होता है। आपदा के लिए जो है मॉक ड्रिल करवाया जाता है, हर जिला प्रशासन करवाता है। समय समय पर देखिए आपको विजुअल और वाइट खबरें आती रहती होंगी कि मॉक ड्रिल होता है कि कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, उससे कैसे निपटा जाए। सोचिए वो मॉक ड्रिल का क्या मतलब, उस मॉक ड्रिल सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं सरकार के। ये अफसर क्या करते हैं, सिर्फ चाहे कान इधर से पकड़े चाहे उधर से, इनको क्योंकि अपना उल्लू सीधा करना होता है। और यही कारण रहा कि कल इतनी बड़ी घटना होने के बाद 1-1.5 घंटे तक वहां कोई व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पाई और भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो रही थी। वहां का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जो लोकल प्रशासन था, अगर वो चाहता जिला प्रशासन को सूचित कर सकता था कि नहीं भीड़ बहुत ज्यादा है, स्थितियां बरसात का जो है जिस तरह से उमस बढ़ी है, वहां सोचिए गैदरिंग कितनी होगी, कैसे लोग बैठे होंगे, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग रहेंगे किस परेशानी में रहे होंगे। और जब बाबा का इतना जलवा है तो बाबा सोच लीजिए कि वही बाबा सिपाही में भर्ती थे। अगर आज वो सिपाही भर्ती करते होते तो कई नेता और अफसरों को सुरक्षा कर्मी से ज्यादा कुछ ना होते। लेकिन सोचिए कि उन्हीं बाबा के चरणों में कई राजनेता और कई IAS IPS जाके चरणों में गिरते हैं। तो ये स्थितियां हैं, इस देश की विडंबना है। इसीलिए कहा गया धर्म में भक्त होना तो जरूरी, लेकिन अंधभक्त होना नहीं है। अभी जो महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको बात बतानी चाहिए, क्योंकि वो महिलाएं जो है उनको अपना जो है भगवान मान ली है, न वो सामने आ रही, न बाबा का नाम ले रही है, न उसके नाम की FIR तक नहीं हो रही है। जिला प्रशासन की भी सोचिए कि वो जो FIR हुई है वो चौकी इंचार्ज की तरफ से हुई है। सोचिए अगर वहाँ की पब्लिक, जो वहाँ जनता थी जिनके पीड़ित हैं, अगर वो सामने आ जाते तो ऑटोमेटिक FIR उसके नाम हो जाती और आज पुलिस उनके पीछे घूमती कि कहाँ है पता लगा लेती। लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब ये स्थितियाँ हो गई हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो बाबा हो, यही स्थितियाँ सबकी हो गई। जितने बाबा हैं अगर आप उठा के देख लीजिए, उसमें कुछ ऐसे बाबा होंगे कि अगर उनका इतिहास भूगोल उठा के देख लीजिए, कई मुकदमे में वांछित और अपराधी रहे हैं, ये भी देख लीजिए जो है। और जब कोई बात आती है जिला प्रशासन या किसी से भिड़ंत होती है तो जिला प्रशासन पूरी कच्चा चिट्ठा खोल के देख रहा कि बाबा के ऊपर इतने मुकदमे हैं, सुरक्षा कर्मी कैसे लेके चलेंगे। ये भी अभी आपने जल्दी में ही देखा होगा। अरे बिल्कुल, वो तो प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री से ज़्यादा का है। मैं आपके पास आऊँगा और मोहम्मद साजिद का भी रुकूंगा। मुरादाबाद से खबर है, सांसद रुचि वीरा ने जांच की मांग की है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। रुचि वीरा ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। मुरादाबाद से खबर, सपा सांसद ने हाथरस हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं
जो हाथरस में जो भगदड़ हुई है सत्संग में, उसमें जिन लोगों की भी मतलब इस हादसे में, इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो कि भारी तादाद में हुई है, मैं उस पर अपना बहुत दुख व्यक्त करती हूँ। और भाई जिन्होंने भी इस सत्संग की परमिशन दी थी और उचित व्यवस्था नहीं करी श्रद्धालुओं के आने जाने की, तो ये बड़ा ही दुखदाई एक प्रकरण है। और भाई मैं सरकार से भी मांग करती हूँ कि उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा भी मिले। और वाकई ये दुखद घटना है। आज डीएम साहब से मुलाकात हुई। हमारे शहर में आप सब लोगों के संज्ञान में है ही कि जो डूब क्षेत्र है या ये जो हमारी रामगंगा के किनारे पर भारी तादाद में लोग रहते हैं और आज से नहीं 50 वर्षों से यहाँ वहाँ पे रहते आए हैं और वहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं महानगर के द्वारा भी, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हों और चाहे और अन्य सुविधाएं हों। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हाथरस हादसे पे न्यायिक जांच के आदेश हो गए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। हाथरस हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित। हाथरस हादसे के बाद न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। हाथरस हादसे के बाद एक्शन में आई योगी सरकार। और हाथरस के इस कांड पर रूस और जापान के राष्ट्रपति ने भी आभार। हाथरस हादसे की गूंज 7 समंदर पार। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने जताया दुख। हादसे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का संदेश। हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें, व्लादिमीर पुतिन। हाथरस हादसे की गूंज 7 समुंदर पार पहुंची। हादसे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का संदेश। हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें, व्लादिमीर पुतिन। और सीधा रुख करेंगे मोहम्मद साजिद का, सपा प्रवक्ता है। साजिद जी, एसआईटी जांच और पूर्व हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कमेटी काम करेगी, ऐसा आदेश आ गया है यूपी सरकार की ओर से। देखिए, जांच होनी चाहिए। जांच के बाद काफी सरकार देरी से चल रही है, उस पर तुरंत जांच कमेटी गठित होनी चाहिए और ये एक बड़ा मामला है। और इस आयोजन को लेकर सबसे पहले जो तैयारी थी, आयोजन थी, वो इटावा में थी और इटावा में प्रशासन से वहां अनुमति मांगी गई थी, लेकिन इटावा के प्रशासन ने इतने बड़े आयोजन व्यवस्थाओं के साथ ही जो आयोजकों की तरफ से कुछ कमियां थी, जिसके चलते उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। और जब इटावा में परमिशन नहीं मिली, उसके बाद जो है वो इन्होंने हाथरस में ये कार्यक्रम कराया है। अब जब इस कार्यक्रम को इटावा में नहीं मिली थी, तो एक बार हाथरस के प्रशासन को इटावा के प्रशासन से बात करनी चाहिए थी कि क्या क्या वजह रही। तो जब उन्होंने नहीं दी थी, तो अगर ऐसा कुछ था तो उनको भी परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक है। और जो एफआईआर होने के बाद भी बाबा का नाम नहीं है, अभी भी बाबा अंडरग्राउंड है और बाबा से किसके क्या रिश्ते हैं सबको जग जाहिर है। और सबसे बड़ी चूक है कि जब 80,000 की भीड़ से अधिक भीड़ हो रही थी, तो प्रशासन ने इसके बाद भी कहीं कोई जो जिम्मेदार थे वहां उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं रोका लोगों को, या जब बढ़ रही थी भीड़ तो व्यवस्थाएं और क्यों नहीं की। ये वही तमाम जो मैं देखता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक कब्रिस्तान में एक पूर्व सांसद की मिट्टी दी जा रही थी, तो वहां तो डीएम ने जो है वो भीड़ को रोकना शुरू कर दिया था, जो कि एक
सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, जिनका अंतिम संस्कार हो रहा था, अंतिम जो है वो उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा था कब्रिस्तान में। तो जब ऐसे आयोजन में जहाँ भीड़ जिसकी कोई अनुमति ली नहीं जाती है, लोग अपने अपने आस्था में पहुंचते हैं, लोग अपने मोहब्बत में पहुंचते हैं किसी के अंतिम संस्कार में या सुपुर्दे खाक में, तो जब वहां एक डीएम का वीडियो काफी वायरल हुआ, वहां रोक रही थी, तो यहाँ तो 80,000 की परमिशन दी गई थी, उसके बाद भी जब भीड़ बढ़ी तो लोगों को रोका क्यों नहीं गया। और आप देखिए कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है कि अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनके सामने बताया जा रहा था कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, वहाँ दवाएं नहीं थी, वहाँ जो चिकित्सा कर्मी थे खुद पहले ही बेहोश होने लगे। तो आप ये स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है यूपी में। और इससे पहले भी जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अभी एक रिपोर्ट भी आ चुकी है, डॉक्टरों की कमी है, आवश्यक दवाएं नहीं है, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है, और जहाँ इंस्ट्रूमेंट है उनके चलाने के लिए जो है वो प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवा हर कहीं फेल है और कहीं ना कहीं दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हो सकता है ये कह दे कि बाबा का FIR में नाम के लिए हमसे पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया था, इसलिए बाबा का नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं खुद की कमियां है। 7 साल से सरकार है, उसके बाद भी व्यवस्थाएं कहीं संभल नहीं रही है। और जो वो बात चल रही थी कि 2000 में जो मुकदमा हुआ था, तो जो 2000 में सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी, और रामप्रकाश गुप्ता जी से लेके और कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी तक मुख्यमंत्री थे। और 2000 के बाद जो है 2001 में बसपा की सरकार बनी थी, 1.5 साल चली, जो भाजपा और बसपा दोनों के गठबंधन से सरकार चल रही थी। तो अगर 2000 में कोई बाबा के खिलाफ मुकदमा हुआ था तो सरकार को उसी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और महाराज जो है वो अब तक 24 साल बाद बाबा, इतने बड़े बाबा नहीं बनते और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जो सुनवाई जांच होती है। तो कहीं ना कहीं लगातार हर मोर्चे पर विफल है। और सबसे ज्यादा अगर देख लिया जाए, चाहे श्री रविशंकर जी हो या आसाराम बापू जी हो, किसकी तस्वीरें किसकी कौन उनके उस पर जाता था, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के संबंध है, लेकिन केवल ये कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए, और जहां जहां फेल होते हैं ये हमेशा दूसरे लोगों पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। जनता ने आपको मैंडेट, आपको सत्ता सौंपी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप 7 साल से सत्ता में, कहाँ कमियां हैं क्या है ये आपको देखना है। इसमें विपक्ष नहीं देखेगा, विपक्ष का कोई वो नहीं है, विपक्ष केवल जनता की आवाज उठाएगा। जहाँ कमियां हैं वो विपक्ष आपको बताएगा, आपको उस पर सुधार करना चाहिए, ना कि छींटाकशी करनी चाहिए। और बाबा जो सबसे पहले जो कमांडो ने धक्का दिया है, जो उनके निजी सेवादार थे, वो कौन बिल्कुल। है, अब उन सब पर भी एक तरीके से मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना हक किसने दे दिया कि आप खाकी वर्दी पर धक्का देते हैं, इतना कंट्रोल कहाँ से आया। मैं आखिरी में कमेंट लूँगा कौशलेंद्र के पास। कौशलेंद्र, जांच के आदेश हो गए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT जांच करेगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि कल ही जो है, क्योंकि DGP और मुख्य सचिव वहाँ पे लगा दिए गए थे, कल देखिए शाम को वहाँ पे सब पहुँच गए। उसके बाद जो है वहाँ पे तत्काल जो पहले मदद की जो आवश्यकता थी उसको लेके पहली बात तो जो है आदेश दिए गए थे कि तत्काल पहले जो मदद हो सके वो किया जाए। उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहाँ दौरा करते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की स्थितियाँ देखते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये साजिश के तहत किया गया है, तो इसके लिए हम जो है न्यायिक आदेश के जो है जान देते हैं। उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, उसके बाद ADG जोन होंगे, तमाम अधिकारी भी होंगे, उसमें कई कमेटी मतलब जो कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे, उसके बाद मेंबर होंगे, ये सभी लोग जांच करेंगे। अब वो जांच रिपोर्ट जब आएगी, वो रिपोर्ट शासन में पहुँचेगी, मुख्यमंत्री कार्यालय में जब पहुँचेगी तो वहाँ पर जो कमियां होंगी, किसकी वजह से हादसा हुआ है, वो उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। और हादसे की वजह मेन क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही बात है कि अगर पुलिस अंदर नहीं जा सकती थी, ऐसा तो है नहीं, पुलिस तो कहाँ नहीं पहुँच सकती है, किसी गिरफ्तारी करनी हो तो घर में घुस जाए जो है। और वहाँ पे बात क्या है कि उनको कह दे कि यहाँ अंदर की स्थितियाँ हम देख के वीडियोग्राफी कितनी भीड़ है क्या है वो कर सकते थे। लेकिन बात आपसे जो मैंने बताया ना कि एक सिपाही से बाबा बन गया जो है, उसके बाद जो है वो कई IPS और IAS उसके चरणों में गिर गए, राजनेता गिर गए, तो भाई उसका जो है जलवा तो था ही। तो वहाँ कौन सिपाही और कौन ESO और कौन दरोगा वहाँ पे जहमत उठाता कि हम अंदर जाके वीडियोग्राफी करवा लें। हो सकता है कल उसकी नौकरी पे ही आ जाता। तो एक सबसे बड़ा कारण है कि जो स्थितियाँ हैं तो वो देखने के बाद अब जाँच होगी। जो धक्का मुक्की की जो बात आ रही है कि उसने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई हुई थी,
तमाम नेता हैं, देखिए तो वो बाबा हैं, उनकी प्राइवेट आर्मी है और क्या हाल हुआ है भी आप सब ने देखा है। तो स्थितियां जो है इस पे भी एक एसओपी की बात कही गई यूपी सरकार की, इसके लिए एक एसओपी, ऐसे कार्यक्रमों के लिए एक एसओपी बनेगी, उसके बाद जो है पूरा जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, एसओपी बन जाए, उसके बाद जब कार्यक्रम होगा हर व्यक्ति की जो है काउंसलिंग हो जाएगी, कौन कार्यक्रम करवा रहा है, कौन कार्यक्रम में आ रहा है, कौन मुख्य करता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, वहाँ पे भीड़ क्या है उसकी एक निगरानी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगा। लेकिन जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जो एक्शन होता है कि अभी ट्रीटमेंट तक ही सीमित रह गया, लाशों गिनने का काम और मुआवजा देने तक ही सीमित रह गया है, तो ऐसे एसओपी का भी कोई मतलब नहीं। अब जो कार्यक्रम जो करवाएगा उसके लिए एसओपी आप बनाते रहिए, लेकिन मौजूदा समय में जो स्थितियां हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, उसको देखना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या है। न्यायिक जांच के आदेश दिए, अच्छी बात है कि न्यायिक जांच हो, पूरा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। बिल्कुल, और आप एसओपी बनाते रहिए और करते रहिए एसओपी। इस एसओपी का कितना ये एसओपी काम करेंगी ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। चंद्रजीत आपका भी शुक्रिया, ज्ञानेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साजिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनीश अंसारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर हेमंत सोरेन फिर सर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। विधायक दल के नेता चुने गए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। चंपाई सोरेन को मिलेगी अब नई जिम्मेदारी। विधायक दल के नेता चुने गए हेमंत सोरेन। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।